ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। वक्त तो चला है देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई मंत्रियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। आपको बता दें, इन सभी को 28 दिनों बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के पहले दिन 4 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इसी के साथ ही 16 जनवरी से अब तक 1,47,28,000 से वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज सोमवार से जारी है। इस फेज में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं तीसरे फेज के पहले दिन लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण की समस्या से काफी जूझना पड़ा। लोगों ने प्ले स्टोर पर मौजूद कोविन ऐप पर पंजीकरण की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि कोविन ऐप सिर्फ प्रशासनिक कामों के लिए है और वो कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके परिवार वालों को भी टीका लगाया जाएगा। शुरुआत में ऐसी खबरें चली थी कि जजों को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन को चुनने का मौका मिलेगा। वैक्सीन के चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर कोई और, किसी को भी वैक्सीन के चुनाव का विकल्प नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि टीके का चयन कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए किया होता है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संकेत दिया कि सरकार कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के बजाय वैक्सीन सेंटर पर जाकर टीकाकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इसके लिए राज्य सरकारों को गाइडलाइंस में कुछ छूट दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। उनके लिए टीका केंद्र पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को मजबूती दी जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरे देश में कई नेताओं और राज्यपालों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली एम्स पहुंचे और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। साथ ही उन्होंने देशवासियों को वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का आज दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका इलाज चल रहा था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर सी मांडे ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। शेखर सी मांडे ने कहा कि अभी कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। शेखर सी मांडे ने स्पष्ट किया कि भारत अभी सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से दूर है और ऐसे में लोगों को वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा लोगों को सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई जैसे उपायों का भी पालन करते रहना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमवार को उन्होंने सबसे पहले कामाख्या देवी मंदिर में जाकर अर्चना की, जिसके बाद चुनावी अभियान की शुरुआत की। दौरे के दूसरे दिन प्रियंका तेजपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। तेजपुर में जनसभा करने से पहले प्रियंका गांधी ने चाय बागान के मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के साथ चाय बागान में चाय की पत्तियां भी तोड़ी। आपको बता दें, असम में चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा चुनाव में काफी अहम होता है। असम दौरे के पहले दिन सोमवार को प्रियंका गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने आदिवासियों के साथ ट्राइबल डांस करती नजर आईं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। प्रशांत किशोर इससे पहले 2017 के पंजाब चुनाव में भी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाकर जीत दिलाई थी, मगर इस बार कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। फिलहाल प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपीएमए यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की चुनावी कैंपेन पर काम कर रही है। बिहार चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने वाली आरजेडी बंगाल चुनाव में कांग्रेस को झटका दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ छोड़कर तेजस्वी यादव अपनी अलग सियासी राह पर हैं।
बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ओर से आरजेडी को कुछ सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ गठबंधन का फैसला किया। वहीं दूसरे राज्यों में तेजस्वी अपनी पार्टी के विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। असम में बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव के सामने सिर्फ महागठबंधन का विकल्प था, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ रहना बेहतर समझा। बंगाल में फुरफुरा शरीफ के परजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन के मसले पर कांग्रेस में गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सांप्रदायिकता के मसले पर हम चयनात्मक नहीं हो सकते। आनंद शर्मा ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के फैसलों पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा, जो कुछ भी हो रहा है वो पार्टी के हाईकमान को पता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपने निजी फायदे के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करना बंद करें, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने पीएम की तारीफ की थी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो देश को अन्न देता है, अब वो किसान हक के लिए लड़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि देश कृषि विरोधी, देश विरोधी कानून वापस लो। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 97 दिन भी जारी है। किसानों की एक ही मांग है सरकार से, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर से लगे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते खोल दिए गए हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। इस रास्ते के बंद होने से लोग काफी परेशान थे। दिल्ली से गाजियाबाद के रूट पर सफर करने वालों को काफी घूमकर जाना होता था, लेकिन अब इस रास्ते के खुलने से रोजाना सफर करने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 100 रुपए किलो दूध बेचने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनके नाम पर सोशल मीडिया पर गलत वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें दूध का दाम बढ़ाने की बात कही है। मोर्चे की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया। केरल विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो मैन ई श्रीधरन के बाद बीजेपी एक और बड़ी एंट्री हुई है। दरअसल केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज पीएन रविंद्रन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पूर्व जज पीएन रविंद्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में बीजेपी शामिल हुए। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इसका अध्यक्ष महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को बनाया गया है। आपको बता दें, पृथ्वीराज कांग्रेस नेताओं के G23 का हिस्सा हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे, तो कमलेश्वर पटेल और दीपिका पांड्या सिंह को इस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पाइप के जरिए घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस की कीमत में इजाफा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 70 पैसे किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई, तो वहीं पीएनजी में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में वाहन में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की नई कीमतें 43 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई हैं, तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 49 रुपए 8 पैसे प्रति किलोग्राम बिक रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। वहीं अच्छी खबर यह है कि दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम मार्च या अप्रैल तक कम हो सकते हैं। दिल्ली के आरकेपुरम थाने में एसएचओ राजेश कुमार ने थाने में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जहां गरीब बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। बच्चे थाने की लाइब्रेरी में अपनी पसंद की किताबें पढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की इस पब्लिक लाइब्रेरी में 100 छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यहां प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े 2300 पुस्तकें और 1900 से ज्यादा पुरानी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों की काउंसलिंग का भी इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक मार्च से लेकर मई महीने तक लोगों को ना दिन में राहत मिलेगी और ना ही रात में। इस बार अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने वाला है। यूपी विधानसभा में सवाल जवाब के बीच सदन में जमकर हंगामा हुआ। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वहीं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित रही।
वहीं उत्तर प्रदेश गुंडागर्द नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा में भारी हंगामे के बीच आज पास हो गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून विधेयक बन जाएगा। यूपी में विधानसभा और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में हैं और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनमें आगामी चुनाव में जीत के लिए जोश भरा। वहीं सोमवार को जेपी नड्डा ने बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए, जबकि सीएम योगी ने देर रात बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था। वहीं जेपी नड्डा चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन में उन्हें नमन किया और बीजेपी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। देश में तीसरे फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। हर बूथ पर 100 बुजुर्गों को वैक्सीन का टीका लगेगा। केजीएमसी, आरएमएल और सिविल अस्पताल में टीकाकरण होगा। रजिस्ट्रेशन के समय एक आईडी और आय प्रमाण पत्र, फिर आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। यूपी में 1 से 5 तक की क्लास सोमवार से शुरू हो गई है। वहीं इस दौरान सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करता देखा गया। कक्षाओं में पहले से 50% बच्चों को बुलाया गया है। कोरोना काल के कारण ठंडी पड़ी खेल गतिविधियों में जान फूंकने भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम, महिला क्रिकेट टीमें राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों के बीच 5 एकदिवसीय और 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। कुशीनगर के कतौरा गांव में 3 बाइक सवार युवक की बाइक पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के अकबरपुर में महिला सिपाही के पति ने सभासद की पत्नी और 2 बच्चों पर आग लगा दी। सभासद की पत्नी और दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को गंभीर अवस्था में कानपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं पत्नी और एक बच्चे की हालत काफी नाजुक है। फर्रुखाबाद के हमीरपुर खेड़ा गांव में बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। बाइक सवार युवक गंगा स्नान के लिए जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महोबा के बिलवई चंगी के पास निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। बांदा में मोरम माफिया फूल मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 मुकदमे में गठित माफिया को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। कालिंजर थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मथुरा के छाता में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने फसल को जोत दिया है। वहीं किसान ने बताया कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी संगठन की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने की। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत तमाम जिलों के अध्यक्ष मौजूद हुए। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने रविवार शाम सोनीपत में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि वो गांव-गांव जाएं और किसानों को समझाएं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। इस दौरान संजय भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों का भला नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा और पंजाब की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सोनीपत के गांव हलालपुर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसान अपनी फसलों को बर्बाद ना करें और उन्होंने कहा कि इससे किसानों का ही नुकसान होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर किसी किसान के पास ज्यादा फसल है तो उसे बर्बाद करने की बजाय किसी जरूरतमंद गरीब को दे दें, ताकि किसान मजदूर एकजुटता के साथ आंदोलन की इस लड़ाई को लड़ सके। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आवास का घेराव किया। किसानों ने बिजली मंत्री के इस्तीफे की मांग की और जमकर नारेबाजी की। गोहाना महम रोड पर सीवर लाइन दबाने का काम काफी धीमी गति से जारी है, जिससे सड़क पर राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की शिकायत है कि सीवर लाइन दबाने के लिए खोदी गई सड़क ऐसे ही छोड़ी जा रही है।
गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने हरियाणा सरकार में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बयान महंगाई को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। आपको बता दें, ओपी धनखड़ ने अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई सही ठहराई थी। विधायक जगबीर मलिक ने ओपी धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि ओपी धनखड़ अरबपति हैं, उन्हें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई की मार तो प्रदेश की आम जनता और किसानों को झेलनी पड़ रही है। सोनीपत में हिफाजत अभियान के तहत सिग्नेचर अभियान की शुरुआत की गई। नगराधीश जितेंद्र जोशी ने बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया। दिल्ली में परीक्षा ग्रुप डी के पदों को परीक्षा के दौरान हरियाणा के जींद जिले में उसके पेपर को सॉल्व किया जा रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब जींद जिले के उचाना थाना पुलिस ने गांव काकरौदा और नचार खेड़ा के बीच माइनर के पास स्थित मुर्गे फार्म पर छापेमारी की। वहीं जींद में छापा पड़ने की भनक लगते ही पेपर हल कर रहे कुछ आरोपी भाग निकले, जबकि 3 आरोपियों को राउंड अप किया गया। पुलिस को मौके से वाईफाई समेत कई उपकरण भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच बड़खल और एक्साइज विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। दोनों टीमों ने नकली शराब बनाने वाली कंपनी में छापा मारा तो भारी संख्या में अवैध शराब बरामद की। दादरी के गांव रामनगर में पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच राजीव कुमार की अध्यक्षता में पंचायत करके जल घर को ताला जड़ने का अल्टीमेटम दिया। पंचायत में पहुंची महिलाओं ने मटके फोड़ते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष जताया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में जलघर के लिए जमीन देने के बाद भी उनको पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में अब महिलाओं के साथ मिलकर पेयजल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सोनीपत शहर में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी का जिम्मा नगर निगम ने बीएसएनएल को दिया था, लेकिन नगर निगम के लगाए गए 195 सीसीटीवी में से 22 सीसीटीवी बंद पड़े हुए हैं। रेवाड़ी में 13 वर्षीय नाबालिग बेटी की बरामदी को लेकर बच्ची के माता पिता दर बदर भटकने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। फतेहाबाद में दुकानदार की टोका टाकी से तंग आकर नौकर ने मालिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में नौकर लोहे की रॉड से मालिक पर ताबड़तोड़ वार करते हुए दिखाई दे रहा है। पानीपत के सुखदेव नगर में बीच बाजार में एक छात्र की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को सीआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ई विधान प्रणाली को प्रयोग किया जा रहा है। कई राज्य इसे ई विधान प्रणाली को सीखने के लिए हिमाचल से संपर्क कर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हरियाणा विधानसभा की एक टीम भी शिमला पहुंची। ई विधान प्रणाली को सीखने आई टीम हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। ये मौके पर मौजूद रहकर देखेंगे कि ई विधान प्रणाली कैसे काम करती है। हिमाचल में भी तीसरे चरण की वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। उन निजी अस्पतालों की सूची भी जारी कर दी गई है जहां वैक्सीन लगाई जा रही है। 66 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान फिर से ताजा बर्फबारी हुई। मैदानी और मध्यम ऊंचाई इलाके वाले में बारिश भी हुई। हिमाचल 4 लेन लॉक बॉडी की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में नागड़ी गांव में खत्म हुई। इस मौके पर राजेश पठानिया ने सरकार पर निशाना साधा। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ 49 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 25 लाख 49 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 9 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। देश में कोरोना के करीब 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 11,900 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं बीते 24 घंटों में 80 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 7 लाख 96 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो ठीक है, तो वहीं करीब 1,57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,300 से ज्यादा केस मिले हैं, जिसके बाद कुल मामले 21,61,000 को पार कर चुके हैं, जिसमें से 77,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी जारी है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 175 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,39,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,03,000 को पार कर चुके हैं। इसमें से 8,700 के करीब मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,70,000 के पार है। इसमें से 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,200 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।